नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, वह है किसान। किसान परिवार से जुड़े हर व्यक्ति के लिए ये एक ऐसा मुद्दा है जो उसके जीवन से जुड़ा है, उसके बुढ़ापे से जुड़ा है, उसके बच्चों से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो अपनी वो जमीन देता है जिस पर उसकी दादा परदादा से एक लगाव होता है, और जब वो जमीन देता है तो उसके साथ उसका न्याय भी वो मांगता है। आज की जो चर्चा है वो गौतम बुद्ध नगर जिले में वो एक ऐसे किसान आंदोलन की है जिसने महत्वपूर्ण पड़ाव पार करते हुए सरकार को मजबूर किया कि वह एक ऐसी स्थिति तैयार करे ताकि किसानों की समस्या हल हो सके। इससे पहले की चर्चा शुरू करें, मैं अपने पैनल में शामिल लोगों का परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं किसान सभा के वीर सिंह नागर जी, बादलपुर से। आपका स्वागत है। अजब सिंह भाटी जी हैं हमारे साथ, उनका अभिनंदन। जगबीर सिंह जी हैं, उनकी शायद आवाज अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, जगबीर जी। और डॉक्टर रूपेश वर्मा जी, जो प्रवक्ता है किसान सभा के। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन समय देने के लिए। सबसे जी पहले मैं धन्यवाद। शुरुआत करूंगा वीर सिंह नागर जी से, जो किसान सभा के संयोजक भी हैं। मैं ये जानना चाहूंगा वीर सिंह जी कि इस जी आंदोलन की शुरुआत जब 7 फरवरी को हुई थी तो क्या सोचा गया था कि ये इतना लंबा चलेगा और इसमें इतनी महत्वपूर्ण पड़ाव आएंगे, मोड़ आएंगे, संघर्ष आएगा? जी वीर सिंह जी। जी शर्मा जी, बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। 7 फरवरी को जब हमने दूसरे संगठनों के साथ मिलकर के धरने की स्टार्ट की थी, तो हमको भी नहीं लग रहा था कि इसमें इतना समय लग जाएगा, या ये हम्म, सरकार इतनी आसानी से मान जाएगी, या अथॉरिटी इतनी आसानी से मान जाएगी। क्योंकि हम्म, जो हमारे बहुत पुराने मुद्दे थे, हम्म, जो इन्होंने बिल्कुल लीकेज ही नहीं किया था, जिनको हम हम्म, लोगों को जानकारी नहीं थी, बिल्कुल अंधेरे में रखे थे। हम्म, लेकिन डॉक्टर रुपेश जी को किसी तरीके से इसकी जानकारी हो गई, हम लोगों ने इसको उठाया। हम्म, उठाने के बाद क्षेत्र में हम लोग गए, क्षेत्र हम्म, के लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया। फिर हम्म, हमने अपने बल पर, अखिल भारतीय किसान सभा के बल पर ही ये हम्म, लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। हम्म, और इसमें सहयोग के लिए हमारे पास सारी पार्टी आई, राजनीतिक पार्टी बीजेपी के हम्म, अतिरिक्त। लेकिन जी, हमने इस चीज का ध्यान रखा कि भाई उनका हम सहयोग लेंगे, हम्म, लेकिन इस धरने और प्रदर्शन की जो लगाम है वो हम्म, अखिल भारतीय किसान सभा के हाथ में ही हम रखेंगे। हम्म, ये एक बहुत बढ़िया हमारी सोच रही है। सारे क्षेत्र के लोगों ने हम लोगों को बिल्कुल इसमें कंधे से कंधे मिला करके हमें सपोर्ट किया है, और हम लोगों पे उन्होंने विश्वास किया है। तो हमें हम्म, लगने लगा था कि भाई काम तो मुश्किल है, हम्म, लेकिन इसको हम आसान करेंगे, और लड़के करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, इवन गोली भी खानी पड़े, उसके लिए भी हम लोग मानसिक रूप से अपने को तैयार कर चुके थे। हम्म। तो जी जिस दिन श्रीमान। पहले दिन धरने पर बैठे थे उस समय जो जी, मुद्दे थे, क्या वही मुद्दे थे या मुद्दे बढ़ते गए? जो लोगों ने आपको अप्रोच नहीं, किया, मुद्दे लोगों ने वही अपनी रहे। समस्या बताई? जो अपनी छोटी छोटी समस्या है वो उन मुद्दों से जुड़ी हुई समस्या में हमने उनको जोड़ लिया। मेन जो मुद्दे हैं वही रहे। 25 हम्म, अप्रैल को हमने दिन रात का धरना स्टार्ट किया था, हम्म, क्षेत्र के लोगों के सहयोग के साथ हम्म, और प्यार के साथ। और हमने कोशिश ये की थी कि इस धरने को, इस आंदोलन को हम तमाम लोगों को आम आंदोलन बना के रहेंगे। हम्म, तो पूरी तैयारी हम लोगों ने की थी। हम्म, मातृशक्ति ने हमें सपोर्ट किया, युवाओं ने किया, भूमिहीनों ने किया, हम्म, इवन क्षेत्र के लोगों ने ये मान लिया कि भाई इस लड़ाई में जान है, और ये जो लोग अगुवाई करने हैं ये इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम हैं। हम्म। क्षेत्र का बहुत बड़ा प्यार हमें मिला। अजब सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्रेटर नोएडा 91 में बना था और अब 2023 जी चल रहा है, तो 32-33 सालों में किसानों के जो मुद्दे हैं वो इतने लंबे लटके हुए हैं। और उनमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैंने देखी इस बार के एजेंडा में, आपने देखा, आपने भूमिहीनों की बात की। और मेरे ख्याल से मुझे जो याद पड़ता है कि नोएडा शहर में
जो 1976 में बना था, और आज तक भूमिहीनों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो जो ये बारीक वाले मुद्दे हैं, खास तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि सबसे बड़ी बात है रोजगार, शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है। छोटे बच्चे, किसी भी किसान परिवार के बच्चे हैं, अगर उनका बच्चे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में हो जाता है और उनके पढ़े लिखे बच्चे को रोजगार मिल जाता है, तो उससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं है। अजब जी। जी विनोद जी, जो आप 90 में आप बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, जी तो जो भूमिहीन किसान है, जो 40% वर्ग मीटर का जो आपने रखा है, जी इसका हमने अपनी किसान सभा में उठाया है। उससे पहले भूमिहीनों का कुछ ऐसा किसी ने मुद्दा उठाया नहीं था। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा ने ये मुद्दा उठाया है, भूमिहीनों को जोड़ा है अपने उसमें मुद्दों में। और 40 वर्ग मीटर का जो प्लॉट है वो हमने अथॉरिटी में अपनी मांग पत्र में रखा है। और रही शिक्षा की बात, जैसे हमने ये अखिल भारतीय किसान सभा का जो धरना 25 अप्रैल से चालू किया है, उसमें हमने 10% के साथ साथ भूमिहीनों का 40 वर्ग मीटर का प्लॉट जो उनको मिलना है वो भी हमने इस मांग पत्र में रखा है। अब हमारी 4-5 मांगे जो मुख्य हैं, उनमें से है 10% भूखंड का मुद्दा, लीज बैक का मुद्दा, शिफ्टिंग पॉलिसी का मुद्दा, और जो 16.5% यानी कि 17% जो रेसिडेंसी में जो अथॉरिटी ड्रॉ करती है किसानों के लिए, वो भी हमने अपना मुद्दा इसमें रखा है कि वो मुद्दा किसानों का पहले हटा दिया गया था, लेकिन जब हमने अपने आंदोलन के थ्रू ये मांग पत्र में रखा तो उसमें 17.5% का भी हमने मुद्दा रखा था। उसमें अथॉरिटी ने हमसे कहा था कि ये मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं वो आपके मान लिए जाएंगे, 17.5 भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। अब आती है स्कूल, अस्पताल और बेरोजगार की बातें। स्कूलों में मांग पत्र में जब मुआवजा दिया था अथॉरिटी ने, किसानों को बांटा था, उसमें 40% का कोटा स्कूलों के लिए, 40% का कोटा सरकारी अस्पताल के लिए, और 40% उसके लिए कंपनियों के लिए रखा था साथ। तो इसमें आज स्कूलों की फीस 10 से 15 हजार हो गई है। एक गरीब आदमी, एक किसान अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला सकता। अब ये 10%, 40% का जो मुद्दा आया है अस्पतालों का, स्कूल का और इसका कंपनियों का, इसमें मांग पत्र में जब मुआवजा मिला था किसानों को, तो इन्होंने साफ साफ एफिडेविट में भी लिखा था कि 40% स्कूलों में दाखिले में डिस्काउंट मिलेगा, 40% अस्पतालों में और 40% कंपनियों में मिलेगा। लेकिन जब किसानों ने ये अथॉरिटी में जाके इस मांग पत्र को दिखाया और अपना एक एफिडेविट देके कार्ड बनता है 40% के लिए जो किसानों के लिए होता है, वो मैंने भी बनवाया था खुद, लेकिन जब स्कूल में उसको लेके गए तो प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया था कि इसमें हमारे यहाँ अमल नहीं होगा, लागू नहीं होगा। हॉस्पिटल में भी यही सिस्टम रहा और कंपनियों में भी यही सिस्टम रहा, बल्कि कंपनियों के लिए 100 से 200 किलोमीटर दूर के बच्चों को इसमें भर्ती कराई गई और हमारे लोगों को एक जाने तक उनको मना कर दिया कि हम लोकल लोगों को नहीं लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि लोकल लोगों से क्या बदबू आती है जो इन हमारे लोकल लोगों को लेने के लिए राजी नहीं होते। बात बिल्कुल सही है। जब नोएडा बन रहा था तो उस समय जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो अलॉटमेंट लेटर दिए गए, उसके क्लॉज में लिखा गया था कि इसमें 10% रोजगार आप किसानों के बच्चों को देंगे और रिजर्व रखना पड़ेगा। लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। इसी तरीके से स्कूलों में भी प्रावधान किया गया था कि इसमें बच्चों के लिए एडमिशन रिजर्व रहेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग कहीं नहीं हुई। मेरा एक सुझाव भी था, पिछले दिनों मैंने इस मुद्दे को चलाया था और आपके जरिए भी इस मुद्दे को चला रहा हूं कि हर या तो जिले में या प्राधिकरण में एक रोजगार सेल और एक एजुकेशन सेल का गठन किया जाए। मुझे अपने बच्चे का दाखिला कराना है तो मैं अपने बच्चे का नाम प्राधिकरण में भेजूंगा और अपने आसपास के, क्योंकि क्राइटेरिया होता है कि मेरे घर के पास जो स्कूल पढ़ते हैं, 2 या 3, प्राथमिकता मेरी है कि 3 स्कूलों के नाम में भेजूंगा और मेरे बच्चे का दाखिला सुनिश्चित किया जाए।
हर महीने उसकी मीटिंग हो, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना, अजब सिंह? विनोद जी, आपकी राय बहुत अच्छी है। इसमें हर महीने क्या, मैं तो वीकली कहता हूँ कि ये मीटिंग स्कूलों में पेरेंट्स के थ्रू होनी चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए कि इसमें कितना डिस्काउंट ये अमल कर रहे हैं उस पर या नहीं कर रहे हैं। तो मेरी राय यही है कि महीने की जगह ये वीकली मीटिंग होनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत ना आए और बच्चों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही बात है। रुपेश जी, मैं आप पे आऊंगा। मैं ये बताइए कि 27 जून की जो भूमिका तैयार हुई, वो 24 जून की, जब ये ऐतिहासिक एक समझौता किया गया जिसमें एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, ये यहाँ तक पहुंचने में आप लोगों को कितनी कसरत करनी पड़ी है, रुपेश जी? विनोद जी, आपने का जो है, मुझे लग रहा आपकी बातचीत से कि आपका काफी इसको लेकर के समझ बनी है, आंदोलन को लेकर के। जी। और ये जो आंदोलन की शुरुआत हमने की थी, तो इसमें तमाम जो पुराने हमारे समझौते हो रखे हैं किसानों के बाबत, अथॉरिटी के बाबत, हम्म। अथॉरिटी और किसानों के बीच, उन्हीं हम्म। मुद्दों को हमने उठाया। हम्म। जैसे 120 मीटर का न्यूनतम प्लाट साइज का समझौता पहले से है, उसकी नीति पहले से है, इन्होंने खत्म किया। हम्म। 17.5% का कोटा पहले से था, वो खत्म किया। हम्म। 2011 की जो कमेटी थी उसने सिफारिशें की थी ठाकुर जयवीर सिंह की ने कि भाई जितने भी जो याचिकाकर्ता भी नहीं है उनको भी 64% मिलेगा, और हम्म। जो 10% है वो भी मिलेगा। तो हम्म। 64 इन्होंने दे दिया, नहीं दिया। हम्म। हम्म। और पतवाड़ी का समझौता जिसमें 40 वर्ग मीटर के प्लाट की बात हुई थी, और 3 हम्म। सितंबर 2010 का शासनादेश है जिसमें रोजगार की बात है। हम्म। तो जिस पैमाने पर यहाँ पर भूमि का अधिग्रहण हुआ हम्म। और जितनी सहजता के साथ किसानों ने इनको आराम के साथ जमीनें दे दी हैं और इस शहर को बसवाने में इनकी मदद की है, तो हम्म। इसमें कहीं भी प्राधिकरण की ओर से हम्म। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें किसानों के रोजगार के बाबत, उनके बच्चों के शिक्षा के बाबत कोई प्रोविजन इनकी तरफ से किए गए। ये हम्म। कभी इस बात को लेकर के सीरियस नहीं है। हम्म। और एक बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि जो समझौते हमारे हैं उन्हें हम कैसे लागू करें। तो हम्म। पिछले सभी आंदोलनों में हमने जो किए हैं, जो समझौते किए हैं, तो एक तो अमूमन किसी आंदोलन को उसके अंजाम तक पहुंचाने में 1 साल का वक्त लगता। हम्म। ये बात अब की बार भी हमने अपने साथियों से कही, हम्म। लेकिन 6 जून में हमने गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी से आंदोलन तेजी से बढ़ गया, और हम्म। 7 जून को फिर से हमारे लोग धरना स्थल पर कब्जा कर लिए। तो हम्म। इनका आकलन ये था कि यदि हम इनको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं तो ये आंदोलन टूट जाएगा। तो हम्म। इनका ये आकलन गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि हमारे जो किसान सभा की हमने गांवों में कमेटियां बनाई थी पिछले 4 महीने में, जो हम्म। संगठन हमने तैयार किया था, उसका फायदा हमें इस आंदोलन में मिला। और हम्म। अभी भी हम हर गांव में जाकर के अपनी कमेटियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम्म। आज भी टेढ़ा गांव में हमने मीटिंग की है, कल हमने घंगोला में की थी, परसों हमने मायचा में की थी, उससे पहले जुनपत में की थी, पाली में की थी। तो हम्म। इस दौरान हम 15 तारीख तक सभी गांवों को कवर करेंगे। और हम्म। अभी ये तात्कालिक तौर पर 55 गांवों की लड़ाई है। हम्म। बाकी जो पॉलिसी मैटर हमने उठा रखे हैं, इनका संबंध यमुना अथॉरिटी से भी है और नोएडा अथॉरिटी से भी है। हम्म। नोएडा के जो है 81 गांव है, यमुना के भी लगभग 26 गांव तो ऑलरेडी एक्वायर्ड हैं, हम्म। और बाकी गांवों में वहां खरीदें हो रही हैं, हमारे यहाँ भी खरीदें हो रही हैं। और हम्म। तो और इन्होंने जो हमारा नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसको भी हम्म। हमारे यहाँ पे लागू नहीं किया। हम्म। 3500 रुपये में जमीन लेकर के और बोली लगा करके 72,000 रुपये में बेची जा रही है। हम्म। और 2012 से हमारे सर्किल रेट भी नहीं बढ़े हैं। और हम्म। नए कानून में जो रोजगार का प्रावधान है उसको भी इन्होंने लागू नहीं किया। तो अभी हमारे सामने मुख्य सवाल और मुख्य चुनौती है कि हम पुराने समझौतों को लागू भी कराएं, और जो हमारा 10% का मुद्दा है और तमाम हमारे दूसरे मुद्दे हैं, आबादी का है, शिफ्टिंग का है, हम्म। प्लाटों के विभाजन का है, पेनल्टी का है, इन हम्म। तमाम मुद्दों को लेकर खासकर जो पॉलिसी रिलेटेड मसले हैं, इन हाँ। पे बड़ी कामयाबी हमें ये मिली है कि पहली बार आंदोलन के दबाव में एक ऐसी हाई पावर कमेटी हम्म। जो इन मुद्दों पे फैसला भी अधिकृत होगी, हम्म। जिसमें मंत्री अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन जी। होंगे, प्रमुख सचिव औद्योगिक होंगे, यहाँ की हाँ। सीईओ होंगी,
उसके अलावा हमारे जिले के जो 2 सांसद हैं, एक राज्यसभा के सुरेंद्र नागर, लोकसभा के महेश शर्मा जी और जी। धीरेन्द्र सिंह और तेज विधायक, ये इसमें शामिल होंगे। और जी। किसान सभा के भी 7 से 11 प्रतिनिधि इसमें रहेंगे जो अपनी बात वहां पर रखेंगे और ये फैसला लेने में सक्षम होगी। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि 6 तारीख तक प्राधिकरण के अधिकारी या प्राधिकरण के अधिकारी ये कह रहे थे कि ये पॉलिसी लेवल के मसले हैं और प्राधिकरण के स्तर पर का कोई हल नहीं कर सकते, तो ये असमर्थता जता रहे थे। तो 6 जून से 24 जून के बीच का जो ये समय है, इसमें जो आंदोलन ने छलांग लगाई है, उसके नतीजे के तौर पर एक मंच हमें बड़ा मिला है जिसमें हमारे मुद्दों के समाधान की संभावना अत्यधिक बढ़ गई। और डीएम के स्तर पर रोजगार के शासनादेश को लागू करने के संबंध में और जो सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा है, यानी कि सर्किल रेट के रिवीजन के संबंध में एक कमेटी गठित हुई है। कमेटी को भी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देनी है या उस पर कार्रवाई करनी है। और जो प्राधिकरण स्तर के स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर अभी शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया आबादी के संबंध में सुनवाई करके, और जिनकी सुनवाई हो गई है उन्हें अगली बोर्ड बैठक में ले जाने का इनका इरादा है। लेकिन इसमें जो हम मान के ये चल रहे हैं कि प्राधिकरण का जो पिछला इतिहास है वो पूरा वादा खिलाफी का रहा है, तो हम इस बात को लेकर बहुत चौकन्ने हैं। और एक हमने आज अपनी एक कमेटी बनाई है 11 लोगों की, जो कमेटी फॉलो अप का काम करेगी और वो डीएम से भी मिलेगी, प्राधिकरण के अधिकारियों से भी मिलेगी और उसकी अपडेट भी हम सभी किसानों को देते रहेंगे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आगे हमें क्या कार्रवाइयां करनी। अभी जो कल तक हमारी बात प्राधिकरण के अधिकारियों से हुई है, तो उनका कहना ये था कि वो जो है प्रपोजल चला गया है, औद्योगिक मंत्री के हस्ताक्षर हो गए हैं और मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के लिए फाइल रखी है और उस पर 1-2 दिन में आपका नोटिफिकेशन हो जाए। और 15 तारीख से लेकर के और 24 तारीख के बीच में जेल में हमारे पास बहुत सारे ड्राफ्ट समझौते के बाबत गए थे, तो हम लगातार उन्हें संशोधित करते रहे और हमने ये बात कही जोर दे करके कि भाई आप तो हल कर नहीं सकते, आप खुद ये कह रहे हो कि मैं हल नहीं कर सकती हूँ, तो फिर ये हल कैसे होगा। तो हाई पावर कमेटी का जब तक नोटिफिकेशन ना हो, जब तक कि शासन यानी कि सरकार उसको नोटिफाई करके इस बात के लिए ऑथराइज ना करे कि इन मुद्दों पर आप फैसला लेने का आपको हक है, तब तक हम आपकी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से हमारी 9 दिन तक रिहाई टलती रही, क्योंकि हम उस बात पे सहमत नहीं हुए, आंदोलन लगातार हमारा आगे बढ़ता रहा। तो 24 तारीख में हमारी बात पे सहमत हुए और फिर हमने ये समझौता लिखित में तय किया है और हमें इसमें जो क्षेत्र में जागरूकता आई है, जो संगठन हमने तैयार किया, तो हमें अब ये लगता नहीं है कि हमारे लिए कोई बड़ी बात रह गई है। हम इसी अपनी सामूहिक ताकत के दम पर इन मुद्दों को हल करा करके ही दम लेंगे। और हमारा आकलन ये है कि अगले 2 महीने में या 3 महीने में ये मुद्दे अपने अंजाम तक हम उनको पहुंचा दें। अच्छा, ये सरकार, वीर सिंह जी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो समन्वय हुआ, क्योंकि पहले टकराव की स्थिति थी अधिकारियों के और किसानों के बीच में, और फिर एक ऐसी स्थिति आई जिसमें एक हाई पावर कमेटी के लिए सरकार भी मान गई और आप लोगों की 11 सदस्य उसमें शामिल हो गए। इस समन्वय को बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किस किस की, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए साहब, शर्मा जी, हम लोगों ने निश्चित रूप से अपने मन में ठान लिया था कि इस इलाके के लोगों की जो जरूरत है, जो वादा खिलाफी प्राधिकरण के द्वारा हुई है, उसके लिए हमें चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम उसको तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हाई पावर कमेटी का गठन नहीं हो जाएगा। ये बात हम समझ चुके थे कि हाई पावर कमेटी के अलावा और कोई इलाज है नहीं। तो इसमें जो भूमिका रही है, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के जो कुछ अधिकारी थे, उन्होंने पहले हमें दबाने का प्रयास किया, कुछ जुर्म भी किए हमारे साथ, जेल में भी हमारे साथ ज्यादती रही है। अच्छा। बल्कि मैं, डॉक्टर साहब ने तो जो सुप्रीडेंट से भी कहा था कि भाई आप लोग जो है अलग स्वतंत्र बॉडी है और आप किसी के दबाव में हम लोगों को यातना देंगे तो अच्छी बात नहीं है। यानी कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बंदिश लगाई। उनका प्रयास ये था कि ये यहाँ से टूट जाए, वहां से हम लोगों को भगा दें, लेकिन लोगों ने जो ताकत इस इलाके के लोगों ने दिखाई है और जो हम लोगों पर भरोसा किया है किसान सभा के ऊपर, वो इसकी मजबूती का कारण रहा है।
इन्होंने सारे हथकंडे अपने चला लिए, उसमें से ये फेल हो गए। फिर बीच में जनप्रतिनिधियों ने भी प्रयास किया, बल्कि हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मैं जी। बिल्कुल इस बात को साफ तौर पर कह देना चाहता हूं तेजपाल जी, उनका हाँ। रुख पहले से ही किसानों के हित में नहीं। अच्छा। लेकिन एक जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनको ये लगा कि भाई अब जो है जाति हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा नरम रुख अपनाते हुए हम लोगों को इसमें सहयोग करने का प्रयास किया। और हमने भी उनसे कह दिया साफ साफ, डॉक्टर साहब ने अपने मैंने की भी, सांसद जी ये आप देख लो, ना तो हमें पुलिस पे भरोसा है, ना अथॉरिटी पे भरोसा है। आप लोग यहाँ के लोकल हैं, आप लोग यहाँ से सांसद भी रहे हैं, आप लोगों का समाज से वास्ता भी है, ये आपको जवाबदेही रहेगी। तो हमने उनको भी अपने प्रेशर में लिया और उन्होंने भी इसमें सहमति जताई है। ये अमूमन रही इसकी अमूमन कहानी। ये देखने में आया है कि अधिकारी और मंत्री यानी जनप्रतिनिधि, इनकी आपस की कोई कमेटी बनती नहीं है। पहली बार ऐसा हो जी रहा है जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं और जनप्रतिनिधि और मंत्री भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, जी क्योंकि सरकार को लगता है कि क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, लोग निवेशक आ रहे हैं और पूरे प्रदेश का ये एक शो विंडो है, इसलिए खास तौर पर मुझे लगता है कि इस पर सरकार गंभीर है और इस पर समस्या का समाधान एक निश्चित समय सीमा में होने की प्रबल संभावना लगती है। लेकिन अभी भी मुझे जो लगता है कि क्योंकि न्यू नोएडा भी आ रहा है, उसके भी लिए भी माहौल बनाना है, तो ऐसे समय में अजब सिंह जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जो पुराने मुद्दे हैं, नोएडा के भी हैं, उन्होंने कभी वादे पूरे नहीं किए। जो अगर आज ये पूछा जाए कि भाई नोएडा में पिछले 76 से और 2023 तक आपने किसानों के जो जो वादे किए थे लिखित में, क्या वो पूरे किए? लेकिन जो बात आपने कही कि जो 17.5% का कोटा है किसानों का समाप्त कर दिया गया, 1976 से 97 के बीच में जो गांव थे, क्योंकि 97 में नया जिला बना, नई पॉलिसी मुआवजे की लागू हुई, तो 97 से पहले और 76 के बीच के किसानों को तो कुछ मिला नहीं है। उनके लिए नहीं ना ही भूमिहीन के लिए मिला, ना ही उनके उन लोगों के लिए मिला जो एक उनका एक निश्चित कुछ ना कुछ होना चाहिए था तय, उस पर कोई बात नहीं हुई, ना किसी ने की। ये जरूर हुआ था कि शुरू में हरौला गांव में छोटी छोटी दुकानें किसानों के लिए दी गई थी, लेकिन उस पर वो आगे कहीं अमल नहीं हुआ और बाद में उन पर भी कब्जे वब्जे हो गई। और इससे बड़ी बात है कि किसान के लिए नहीं है इतना गंभीर, अभी वेंडर पॉलिसी लागू हुई है जिसमें कम से कम 20,000 30,000 बाहर से जो लोग आए उनके दुकानों के लिए बाकायदा। तो क्यों नहीं गांव के भूमिहीनों के लिए वेंडर पॉलिसी में 70% 80% रिजर्वेशन होता? क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ अजब सिंह जी। जी विनोद जी, आप सही कह रहे हैं कि इस भूमिहीनों के लिए भी 70% का रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन अभी अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले हमने एक ऐसी पॉलिसी तैयार करी है 40% वर्ग मीटर वालों के लिए। इससे पहले भूमिहीनों के लिए कोई ऐसा वो नहीं बना कि 70% क्या, अब मैं तो 40% या 10% की बात करता हूँ। भूमिहीनों के लिए कोई ऐसा वो नहीं बना जिसमें भूमिहीनों को ये प्लॉट या कोई भी सुविधा इन्होंने दी हो अथॉरिटी ने। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ है और इसमें हमारे रूपेश भाई और वीर सिंह नेताजी संयोजक जी, इन्होंने मिलकर इसका गठन किया है और उसके बाद हमने 40% वर्ग मीटर का भूमिहीनों के लिए स्पेशली मांग पत्र में ये दाखिल किया 40% का प्लॉट। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि अथॉरिटी ने कोई ऐसी पॉलिसी लागू की हो कि भूमिहीनों के लिए प्लॉट कोई ऐसी वो बनाई जाए मांग पत्र या किसी तरह का जिससे भूमिहीनों को लाभ पहुंचे। तो मैं नहीं समझता कि इससे पहले किसी ने इस पे अमल किया हो और इसकी भूमिहीनों के लिए 40% वर्ग मीटर के लिए बात करी हो। ये हमारा ऐसा संगठन है जिन्होंने पहली बार भूमिहीनों के 40% भूमिहीनों के लिए ये मुद्दा उठाया। जी 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 जी। रुपेश जी, मैं आप तक आऊंगा। ये बताइए कि आजकल नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना, तीनों ने अपनी आम आदमी के लिए जो घर की पॉलिसी है वो बंद कर दी। उन्होंने ऑक्शन सिस्टम शुरू कर दिया, या तो बिल्डर को देंगे या कोई भी प्रॉपर्टी अगर बेचनी होगी तो ऑक्शन से देंगे। तो ऐसे में वो आम आदमी जिसकी सैलरी, क्योंकि किसान सभा तो सबका प्रतिनिधित्व करती है, तो जिनकी आय इतनी नहीं है कि वो एक घर खरीद सकता हो,
उनके लिए ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी या एचआईजी की जो कैटेगरी पहले नोएडा में बनी थी कुछ दिन तक, वो क्यों लागू नहीं हो पाती है? क्यों उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं? क्यों उनको बाइंड कर दिया गया है और केवल बिल्डरों के लिए सारी पॉलिसी हो गई है? तो इस पर भी क्या कभी मंथन हुआ आप लोगों की इस मीटिंग के दौरान? जी, काफी इसको लेकर के हमारी बहस भी होती रही है अधिकारियों के साथ, और हमने खुले तौर पर कहा कि हम आपको कोई अधिकारी नहीं मिलते, और आप कोई अधिकारी हैं भी नहीं हमारे लिए। हमारे लिए जो डी एसपी है या जो कमिश्नर है, ये सरकार के प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन हमारा तो आपके लेने देने का रिश्ता है, और आप एक व्यवसायिक संस्था है, आप कोई देश हित में या कोई लोगों के कल्याण के लिए आप काम नहीं करते। और आपने जो छोटी मोटी पुरानी जो वेलफेयर वाली पॉलिसी थी वो गिव अप कर दी, वो आपने छोड़ दी। अब तो आप हर चीज बोली में कर रहे हो। और ये भी आप गौर करो, रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बन गई है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम जिस तरीके से इनका पर्पस था इसके पीछे, वो तो नहीं है। लग्जूरियस विला बना रहे हो, 1,000 गज के प्लाट बना रहे हो, गोल्फ कोर्स बना रहे हो, ये तो पर्पस नहीं था इसका। फॉर्मूला 1 ट्रैक बना रहे हो, तो पर्पस नहीं था इसका। इसका पर्पस ये था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिंदुस्तान में जरूरत है, हिंदुस्तान में उद्योग लगेंगे, रोजगार बनेगा, और जो मजदूर आएगा उसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम्स आप ला करके डेवलप करने का काम करो। मेरे याद नहीं पड़ता कि ग्रेटर नोएडा में कभी कोई इस तरह की स्कीम आई हो जो सीधे गरीब लोगों को टारगेट करके लाई गई। किसी सेक्टर में थोड़े थोड़े मकान 40 मीटर के या 60 मीटर के शुरू में अलॉट हुए थे, और वो भी वही मजदूर ले पाए थे जिनकी नौकरियां परमानेंट किस्म की या डीसीएम टोयोटा में थी या तो यामा कंपनी में थी। उसके बाद मैं नहीं समझता किसी मजदूर की इतनी स्थिति आज तक है कि वो सेक्टर में आकर के मकान खरीद सके। उनकी तनख्वाह वैसे ही कम है। तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अथॉरिटी ने कोई वेलफेयर का काम पिछले लंबे अरसे से नहीं किया। ग्रेटर नोएडा ने तो कतई नहीं किया, और नोएडा ने भी नहीं किया। और मजदूर जो रह रहे हैं बहुत नारकीय स्थिति में, और जो गांवों में स्लम्स हैं उनमें उनका जीवन चल रहा है। एक कमरे में जहाँ धूप भी नहीं आती, बाथरूम भी गंदे हैं, बहुत नारकीय स्थिति में उनका जीवन। तो अथॉरिटी के दिमाग में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए उनकी नीति में कोई जगह नहीं है। अभी आप देख रहे हो जो ये बन रहे हैं, ये पूरा शहर, इसमें सरकारी स्कूल के लिए कोई अलॉटमेंट हुए हो, सरकारी कॉलेज कोई बना हो, सरकारी अस्पताल एक एक्सेप्शन, ये काशीराम वाला आप समझ लो। बाकी कोई काम सरकारी स्तर पे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा कुछ नहीं है। जो ये आपके अस्पताल के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत कंसेशनल रेट पे जमीनों के अलॉटमेंट हुए पीछे, अब नहीं हो रहे, पीछे हुए थे, उनमें ही कौन सा आप देखो जा करके उनकी फीसें क्या है। कोई किसान वो फीस नहीं दे सकता, कोई मजदूर वहां नहीं पढ़ा सकता। तो ये पूरा जो शहर जिसे हम नोएडा कहते हैं, ग्रेटर नोएडा कहते हैं, और अभी यमुना को बसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये केवल अमीरों को ध्यान में रख करके बसाए गए शहर। इनकी पॉलिसी में कोई इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि इसमें कोई मजदूर के, किसान के लिए कोई जगह है। वो अलग बात है कि मजदूर किसान इसको लेकर के फाइट करे, लड़े और अपने हकों को हासिल करे। बाकी सरकार की तरफ से इनके बारे में कोई सोच, कोई नीति, कोई पॉलिसी नहीं। बिल्कुल सही बात है। वीर सिंह जी, मैं एक जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तीनों प्राधिकरण हैं और हमारे यहाँ अधिकार भी नहीं है, गाँव में पंचायतों के अधिकार समाप्त हो चुके हैं, और ऐसे समय में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना भी जरूरी है, और मैं समझता हूँ कि हाई पावर कमेटी के समक्ष भी इसको रखा जाना जरूरी है कि अभी क्या है कि अगर किसी सेक्टर में अगर किसी का बच्चे का जन्म होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन सीधे अस्पताल में हो जाता है, और अगर गांव में उस बच्चे का जन्म होता है तो उसको ब्लॉक में जाके धक्का खाना पड़ता है। तो ऐसा भेदभाव इसीलिए क्योंकि पंचायत समाप्त हो गई है, और पंचायत समाप्त होने की वजह से हमारे अधिकारों को कम कर दिया गया है। तो वो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वो जो सारी योजनाएं आनी है, उन गाँव में वो योजना भी नहीं आ रही हैं, पेंशन नहीं मिलती है, जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए जो बाकी जो सरकार की योजना है, चाहे वो आयुष्मान योजना है, उस तरह की योजना को लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे उस पर काम होना चाहिए आपकी नजर में?
बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है, आज भी हमने इटेडा गांव में जो बड़ी हमारी मीटिंग थी, जी। उसमें हमने ये बात अपनी तरफ से रखी है कि हाँ। अखिल भारतीय किसान सभा के सामने ये सारी के सारे मुद्दे हमारे हैं, स्कूल कॉलेजों के, हॉस्पिटलों के, और जो गांव में ग्राम पंचायत खत्म हो गई हैं, बीडीसी खत्म हो गए हैं, ये सारा सिस्टम खत्म हो गया, तो उसकी जो व्यवस्था है, या तो यहाँ पे नगर पालिका की व्यवस्था की जाए, नगर पालिका की होगी तो फिर उसमें जो अपने पार्षद की व्यवस्था होगी, पार्षद की होगी, चेयरमैन की होगी। यानी कि हिंदुस्तान का ये पहला उदाहरण है कि जहां इतने दिन से आजाद भारत में यहाँ के लोग गुलामी का जीवन जी रहे, मैं ये भी कह सकता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। गुलामी का जीवन है ये, आजाद हम्म भारत का। हम्म सबसे प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट माना जाता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा विश्व के मैप पे है। और जी। यहाँ का अगर अंदरूनी हम्म छानबीन की जाए तो यहाँ के लोगों को गुलामी जैसी जिंदगी जीने का अधिकार दे रखा है इन्होंने, यानी कि थोप थोप दिया गया। ये हम्म बिल्कुल सरासर अन्याय है जनता के साथ में। मैं तो कहता हूँ, चलिए आप ग्राम सभा को खत्म कर दीजिए, सारी चीजों को खत्म कर दीजिए, तो फिर नगर नगर पालिका की सुविधा दीजिए, नगर पंचायत की दीजिए। यानी हम्म कि जो जनता के अधिकार है वो मिलने चाहिए। मृत्यु जी। प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारी की सारी चीजों के लिए लोग हम्म भटकते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं शर्मा जी, और जिलों की अपेक्षा गौतम बुद्ध नगर में रिश्वत का रेट भी ज्यादा है। हम्म रिश्वत का रेट भी ज्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे खुली लूट है, यहाँ गरीब आदमी का रहने का कोई औचित्य नहीं है। अभी हम्म रुपेश भाई ने बताई है, बिल्कुल भी श्रमिकों के लिए, कम आय वर्ग के लिए किसी तरह की कोई यहाँ पे योजना नहीं है। बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़ के एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल से, जी जी। कि यहाँ पर जो अधिकारी जमे हुए कई साल से अथॉरिटियों में, हाँ। उनकी संपत्तियों की जांच की जाए, हम्म उनको पनिशमेंट दिया जाए। ईडी और हम्म सीबीआई उनके पीछे क्यों नहीं लगाते ये? हम्म लेकिन इन्होंने ये कमाई का जरिया बना रखा है, किसान की गाढ़ी कमाई को अपने हिस्से में ले जाते हैं, अंडर टेबल लेते हैं, खुलेआम लूट मच रही है। और बिल्कुल। जनता को हम इस कदर जगाने में लगे हुए हैं, कि जब जनता को अपने अधिकारों का रस मिलने लगेगा तो ये जनता बैठेगी नहीं, ये जनता बैठेगी नहीं। और इनको बिल्कुल नौड़ा के काम कराएंगे हम। जी बिल्कुल इन मुद्दों पर हमें काम करना है, और करना चाहिए। जो बिल्कुल। भी अजब सिंह जी, जागरूक लोग हैं। अजब सिंह जी, मैं एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण, जब भी कोई संपत्ति आवंटन होती है और वो कहीं और जाती है, बिकती है, दूसरे के नाम ट्रांसफर होती है, तो प्राधिकरण ट्रांसफर चार्ज लेता है, जबकि असली मालिक तो किसान है। तो किसान को रॉयल्टी का अधिकार क्यों नहीं है? असली मालिक तो किसान है, तो रॉयल्टी का अधिकार किसानों को, जो ट्रांसफर चार्जेस में जो पैसा आता है उसका हर हिस्सा, क्योंकि डिविडेंड कंपनी भी देती है, जब उसको प्रॉफिट होता है डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड जब कंपनी देती है, तो क्यों नहीं अथॉरिटी में जो ट्रांसफर चार्जेस का जो पैसा है उसका एक हिस्सा किसानों को रॉयल्टी के रूप में दिया जाए? क्या कहना है आपका अजब सिंह जी? शर्मा जी, किसानों को रॉयल्टी की बात कर रहे हैं। किसानों को कहीं भी गिनती में गिना ही नहीं जाता। अथॉरिटी की नजर में किसान एक वोटर है, हम्म मात्र वोटर। हम्म किसानों को कोई नहीं सुनता, धरने हम्म, प्रदर्शन रखने पड़ते हैं। आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज शायद बंद हो गई है, आवाज आपकी। चलिए, रुपेश जी, अब शायद जी हमारा समय, रुपेश जी से मैं पूछना हेलो। चाहूंगा। जी जी। आप ये बताइए, मतलब क्योंकि अब हमारा समय थोड़ा सा, 2 मिनट बचे हैं, आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए कि अगले जो 15 जुलाई तक है, 15 जुलाई तक अगर सरकार ने वो प्रॉपर कदम, जो आपने चेतावनी भी दी हुई है, नहीं हुआ, तो 15 जुलाई के बाद आप क्या करें? शर्मा जी, ये हमारी पूरी जरा भी ये लोग पीछे हटते हैं तो हमारे आंदोलन की तैयारी है। और अब की बार जब हम आंदोलन दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आंदोलन हमने केवल स्थगित किया 15 तारीख, हम्म जो समझौता किया उसकी वजह से स्थगित किया। हम्म और इसकी हमें पूरी उम्मीद है कि इसको लागू करेंगे, इस पे हमारी, यदि हम्म लागू नहीं करते हैं तो 20,000 की संख्या का हमारा आकलन है, उसके साथ हम अथॉरिटी को वहीं पे महापड़ाव डालेंगे हम्म और बड़े आंदोलन के रूप में हम वहां पे पहुंचेंगे। हम्म। हाँ, अजब सिंह जी कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट है अब आपका 20-30 सेकंड का समय। अजब सिंह जी, अजब सिंह जी कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोल रहे हैं, शायद आवाज नहीं आ रही है आपको। तो आज
आज की ये चर्चा यहीं पर समाप्त होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर होगी। और आज की इस चर्चा में शामिल हुए वीर सिंह नागर जी, भूपेश जी, अजब सिंह भाटी जी, सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया। और उम्मीद है कि सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर संजीदा होगी और भविष्य में किसानों को ऐसे आंदोलन ना करना पड़े, इसलिए हाई पावर कमेटी से काफी उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत